तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देख लिया था लास्ट टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हुआ था वो क्या था, टॉर्क था। एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और आज हम लोग देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अगर रख दिए हैं तो हम लोगों को मालूम उस पर टॉर्क लगता है। अच्छा बच्चों, किसी बॉडी पे अगर मान लीजिएगा फोर्स अगर लगता था, आप समझिएगा, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स लगे और बॉडी अगर चले, फोर्स लगे, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे, फोर्स का बात करें, टॉर्क नहीं अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे बच्चों और बॉडी अगर मूव करे तो बॉडी वर्क करता है वर्क, ठीक है। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, वर्क देता है। तो अगर बच्चों यहाँ ध्यान दें, यहाँ टॉर्क भी तो एक फोर्स है, टॉर्क भी क्या एक फोर्स लेके रोटेशनल फोर्स की तरह काम करता है, ये बॉडी को रोटेट करता है। अच्छा बट बच्चों, जब बॉडी रोटेट करेगा तो किसी एंगल से रोटेट करेगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ बॉडी पे क्या हो रहा है कि एक टॉर्क लग रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ भी एक वर्क बनेगा। अच्छा बच्चों, अगर एक डायपोल को हम ऐसे रखे थे, मतलब इस एंगल पे रखे थे और बॉडी पे क्या हुआ था, चाहे किसी भी एंगल पर रखेंगे, सिर्फ 0 छोड़ के 180 छोड़ के, अगर बॉडी को हम ऐसे रखते हैं, चाहे ऐसे कुछ भी रखते हैं 0 और 180 छोड़ के, क्योंकि 0 और 180 में क्या होता है, बॉडी इस तरह से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से किसी भी एंगल पर अगर हम रखते हैं तो बॉडी क्या होता है, टॉर्क लगने से वो रोटेट होकर ऐसे हो जाता है। क्लियर है, टॉर्क लगा, बॉडी ऐसे हो गया, रोटेट होकर ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम चाहें, अगर मान लो ये तो टॉर्क लगने से ऐसे रोटेट हो गया, लेकिन अगर हम चाहें बच्चों कि इसको हम लोग वापस इस तरह से, अगर हम चाहें इसको कि वापस इस पोजीशन पर यहाँ लाएं, तो क्या लगता है आपको, अपने आप आ जाएगा क्या? अपने आप तो नहीं आने जा रहा। अगर हम लोग चाहेंगे कि बॉडी इस तरह से वापस अपनी, अगर वापस बॉडी को उस जगह पर लाया जाए तो क्या लगता है आपको कि वो अपने आप आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क के कारण वो यहाँ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए उस पर क्या होगा कि उस पर हम लोग को काम करवाना पड़ेगा, मतलब वर्क करवाना पड़ेगा। अगर वर्क हम लोग करते हैं, ले किसको आते हैं, वर्क करते, तो बॉडी यहाँ से जहाँ भी आप ले जाना चाहेंगे वो जा सकता है, इसका मतलब वर्क करवाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर वर्क करवाना पड़ेगा तो वर्क होगा कितना? अच्छा, आपको पता है कि वर्क जब भी हम लोग किसी बॉडी पे होता है तो वो एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। वर्क अगर किसी बॉडी पे हो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एनर्जी कौन सा एनर्जी होगा, तो आपको पता है कि स्टोर होने वाला हर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्टोर होने वाला हर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपको एक यहाँ पर एक नया डेरिवेशन आ रहा है क्या, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहता है वो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके दिमाग में चलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पहले सोचो बच्चों कैसे डेरिवेशन निकाला जाए, बड़ा आसान होता है। पहले देखो कि निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैसे निकलता है, वर्क से। वर्क कैसे निकलता है, फोर्स से। फोर्स के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आपको साथ में अगर हो और फोर्स हो तो वर्क निकल जाएगा। इसका मतलब कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क और क्या, फिर एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर टॉर्क है। जब टॉर्क होगा मतलब घूमने वाला चीज़, तो यहाँ एंगल मिलेगा, घूमने वाला मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जब यहाँ टॉर्क मिलेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उससे फिर वर्क मिलेगा, उससे फिर क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा, और आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैक और CBSE दोनों के लिए है। क्वेश्चन इसका कैसे होगा बच्चे, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole placed in a uniform electric field। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बनता है, वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, फाइंड आउट, ठीक है। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसा होगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं, कंसीडर
an electric dipole having dipole moment P kept या तो placed in a uniform electric field E such that it makes an angle theta with the E के साथ कितना एंगल बनाता है, ठीक है, विथ द लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है। इतना कर लिए। आपको पता है कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे उस पर टॉर्क लगता है, तो लिख सकते हैं वी नो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल कितना होता है, तो टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। टॉ इक्वल टू कितना, पी ई साइन थीटा होता है। टॉ इक्वल टू कितना, पी साइन थीटा। इक्वेशन कितना देते हैं इसको, 1 देते हैं। ये आपको पता है, आपको टॉर्क चाहिए क्योंकि वहाँ फोर्स चाहिए होता है, नॉर्मल वर्क के लिए फोर्स चाहिए, आपको यहाँ टॉर्क मिलेगा क्योंकि ये भी फोर्स है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक फिगर देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज करिए कि ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस के लिए और ये हो गया माइनस के लिए, ठीक है। ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो सपोज करते हैं एक डायपोल ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। अगर एक डायपोल को हमको मूव करवाना है, मान लो कि यहाँ पर θ1 है, सपोज करते हैं ये θ इक्वल टू θ1 है और इसको हमको मूव करवाना है, किसी भी एंगल से मूव करवाते हैं, सपोज करते हैं यहाँ तक, कितना, ये हो गया आपका -q, ये हो गया आपका +q, ये हो गया आपका, यहाँ पे θ1 एंगल है, यहाँ कितना हो जाएगा θ2, ये हो गया -q और ये हो गया +q, ठीक है। एंगल कुछ बन रहा होगा, θ एंगल बन रहा है, सपोज करते हैं, अच्छा यहाँ से जो बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एक फिगर। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक डायपोल को रखे हुए थे ऐसे, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, θ1 से θ2 तक ले जाना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग एक स्मॉल, सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालने से अच्छा है पहले एक छोटा सा वर्क निकाल लें, स्मॉल वर्क निकाल लें। और जब स्मॉल वर्क निकल जाता है तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि स्मॉल निकालने के बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वो सबों के लिए निकल जाएगा। पहले एक छोटे के लिए निकाल लीजिए, कि छोटा सा वर्क करके दिखा लीजिए कितना उसमें एनर्जी स्टोर होता है, फिर पूरा के लिए करके देख लीजिए जहाँ से जहाँ तक करना है, आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। तुम लोग जरा देखते हैं इसको करते हैं। तो क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग लिखते हैं the work done now the work done to rotate the dipole through a small angle d थीटा। मान लेते हैं डायपोल को हम लोग एक छोटे से एंगल से रोटेट करवाते हैं, सब कुछ करिए ऐसे, एक छोटे से एंगल डी थीटा से क्या करते हैं इसको हम लोग, एक छोटे से एंगल डी थीटा से इसको रोटेट करवाते हैं, तो वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू एक स्मॉल एंगल से, कितना, आपको पता है कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना बच्चों, यहाँ फोर्स का काम कौन करेगा, टॉ, और कितना बच्चों, इनटू डी थीटा। टॉ हो गया क्या आपका, फोर्स का काम करेगा, और डी थीटा क्या हो गया, एंगल का काम करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। दोनों क्या है, एंगुलर है, क्योंकि बॉडी यहाँ रोटेट कर रहा है। अगर सिंपल होता तो क्या लिखते हैं, एफ इंटू क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं ना। एकदम क्लियर है बच्चों, सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब सुनिए, अच्छा आप देख रहे हैं कि अगर एंगल छोटा है, जब छोटे एंगल से डिस्प्लेस करें तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू होगा, ठीक है। या डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, पी ई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। इक्वेशन 1 से यहाँ रख दिए। अब क्या करते हैं बच्चों, टोटल वर्क डन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन
टू रोटेट द डाइपोल थ्रू एन एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2। अब क्या करते हैं हम लोग, डाइपोल को जितना भी एंगल तक आपको मूव करवाना है, θ1 से लेकर θ2 तक जितना भी करवाना आपकी मर्जी, ठीक है, हम लोग करवाते हैं। पहले क्या किया, स्मॉल निकाल लिए, अब क्या करते हैं, टोटल निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा सा ऊपर इरेज करते हैं और इसको दिखाते हैं टोटल कितना वर्क डन होगा, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे dw का और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे किसका, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ बच्चों, θ1 से लेकर θ2 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ θ1 है, इसका मतलब जब θ1 पे था तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 0, क्योंकि कुछ वर्क ही नहीं होगा θ1 पे, 0 डिग्री पर है, इसलिए वर्क कितना हो जाएगा, 0। और जब टोटल हम जहाँ तक करवाना चाहते हैं अगर टोटल हो जाएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W। तो इधर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब θ1 होगा तो 0 होगा, और जब θ2 हो जाएगा मतलब जितना आपको करवाना है टोटल वर्क करवा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा W। तो आप इधर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आपको पता है कि dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, W। जब हम dx का x पढ़ते हैं, dy का y पढ़ते हैं, dv का v पढ़ते हैं, dA का क्या पढ़ते हैं, a पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, डाइपोल मोमेंट बदल नहीं सकता, जो एक बार डाइपोल आप ले लिए उसका फिक्स रहता है वो तो बदल नहीं सकता, बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, θ1 से लेकर θ2 और क्या बच गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। या अब क्या करते हैं, आपको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो लिखेंगे पी ई और कितना, साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, कॉस थीटा होगा, लेकिन क्या चाहिए माइनस में, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। आपको पता है कि ये डी थीटा इसके साथ में रहता है, इंटीग्रेशन में बताए भी थे। तो ये टोटल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा, लेकिन क्या चाहिए माइनस में। कहाँ से गया बच्चों, θ1 से लेकर θ2। जब इंटीग्रेशन किसी का भी हो जाता है तो ये वाला साइन खत्म होके ये वाला साइन आएगा, θ1 से θ2। ऐसा करें बच्चों, माइनस को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, पी ई कितना, कॉस थीटा बचेगा। एक बार ऊपर का वैल्यू पुट करते हैं, एक बार थीटा के जगह पर ऊपर का लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन देके नीचे का, तो एक बार ऊपर का पुट करेंगे तो θ2 और माइनस का साइन देके एक बार नीचे वाला तो कॉस कितना, θ1, ठीक। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आपका आ गया, अगर हम माइनस को अंदर कर दे सपोज दैट, तो कितना आ जाएगा, या पी ई बराबर कितना आ जाएगा, अगर माइनस अंदर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस वाला उसको पहले लिख सकते हैं, तो कॉस θ1 और क्या, यहाँ चूँकि माइनस हो जाएगा, ये माइनस को जब इसको देंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में, मतलब लिख सकते हैं इतना होगा, कितने बराबर, W बराबर, ये निकल गया। अच्छा, ये बच्चा अगर निकल गया तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको पता है कि वर्क ही बदलता है एनर्जी में, वर्क ही क्या चीज़ बदलता है, एनर्जी में। तो लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल। पोटेंशियल कई तरह का, पोटेंशियल एनर्जी कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ चूँकि इलेक्ट्रिक चार्ज पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल, इन द डाइपोल, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये जमा हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि U इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, U इक्वल टू कितना, इसके जगह पर यही बदल गया इसमें, तो बाकी तो ये सेम रहेगा, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कोई दिक्कत, तो ये आपका हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। तो यही आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इससे भी आगे थोड़ा सा एक कंडीशन आता है, जरा वो भी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा बच्चों, कंडीशन क्या होगा, कभी कभी आपको किताब में दिखेगा थोड़ा सा एक डिफरेंट सा सीन, जरा उसको देख लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ मान लेते हैं कि जो थीटा वन है वो हो जाए 90 डिग्री, मतलब कि डाइपोल पहले से ही 90 डिग्री पे था। डाइपोल जो था पहले से ही क्या था, 90 डिग्री पे था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डाइपोल क्या हो गया, ये नेगेटिव माइनस क्यू, और ये क्या हो गया प्लस क्यू। तो इधर क्या हो जाएगा आपका पी। तो पहले से ही 90 डिग्री, मतलब थीटा वन ही क्या था, 90 डिग्री पे था। और थीटा टू कुछ भी हो जाए, मतलब जीरो, मतलब कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं थीटा, डाइपोल पहले से ही थीटा वन पे था, मतलब कि 90 डिग्री पे था, और उसके बाद वहाँ से उसको मूव करा है किसी एंगल पे, ठीक है। मान लेते हैं थीटा एंगल पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 कुछ भी मूव करवाएं, ठीक है। तो तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा u इक्वल टू कितना, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, पी ई, और कितना अंदर में कॉस थीटा वन की जगह कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस कॉस क्या थीटा। सबको मालूम है कि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, और कॉस या क्या बच गया थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं या u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन इसका बन के तैयार हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक कंडीशन भी लग गया, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनता है, ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल्स बनता है। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल केस भी आ सकता है बच्चों, स्पेशल केस आ सकता है, मतलब कुछ कंडीशन से लगेगा कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सभी बात आता है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको स्पेशल केस भी देख के इसको कंप्लीट करते हैं। बच्चों, जो स्पेशल केस आता है वो आपका 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है, वो भी हम करवा देते हैं कि झारखंड बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब बच्चों, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ये u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। आपको पता है कि दो वेक्टर अगर हो और दो वेक्टर के बगल में कोई कॉस थीटा हो, तो कॉस थीटा के हटाने से दोनों पे वेक्टर और बीच में डॉट आता है। साइन हटाइएगा तो क्रॉस आएगा, डॉट हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस हटाएंगे तो क्या आता है, डॉट आता है। तो लिख सकते हैं ऐसा क्या, या लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस पी, इसके ऊपर वेक्टर और इसके कारण यहाँ डॉट, और ये क्या ई, लिख सकते हैं ना। तो दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर देता है। तो आपको पता ही पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी या स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा बच्चों, इतना होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक तो स्पेशल केस, और एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आया था, जरा उसको भी देख लेते हैं। शायद आया था 2017 में आया था ये क्वेश्चन, तो जरा इसको देखते हैं पहले। अच्छा, जरा से एक स्पेशल केस पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं उसके बारे में। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि डाइपोल पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो आपको बता चुके कि आप फॉर्मूला देखिए, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, माइनस पीई, और कितना होता है कॉस थीटा होता है। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। अगर इसको हम 0 डिग्री रखें, अगर इसको हम 0 डिग्री रख लेते हैं, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो u इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी। माइनस पी मतलब सबसे कम। इसका मतलब अगर कोई डाइपोल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो वो बिल्कुल क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा उसमें एनर्जी जो होगा सबसे कम एनर्जी होगा। क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगा, मतलब मिनिमम एनर्जी, तो कह सकते हैं मिनिमम। अच्छा, अगर केस 2 देखिए हम लोग, u इक्वल टू, अगर हम जानते हैं माइनस पीई होता है और क्या होता है कॉस थीटा।
तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप इसको यहाँ रखे थे 0 डिग्री पे, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते 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 90 करते करते 180 पे लाइएगा यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यहाँ ऐसे करते 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 यहाँ तक लाइएगा, कितना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं u इक्वल टू कितना माइनस पी और कितना cos 180 डिग्री। मतलब कि आप सबसे ज़्यादा उसको रोटेट करेंगे, एनर्जी कब आता है? जब वर्क करते तो सबसे कम वर्क यहाँ करना पड़ेगा, रोटेट करते 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 90 डिग्री, 90 करते करते 120 to 120 से 180, यहाँ के अलावा तो नहीं कर सकते आप। इसका मतलब कि 180 तक ले जाइएगा। cos 180 का वैल्यू कितना? -1 होता है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस पी इंटू कितना -1, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस पी। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब कि एक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो उस पर मिनिमम एनर्जी उसका कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी ये इतना होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? इतना होगा। मिनिमम ये और मैक्सिमम ये। इसका मतलब यहाँ डाइपोल का फिगर जरा बना लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल का डाइपोल तो ऐसे हो जाएगा, पी नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? ऐसा था। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया? मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम। याद रखिएगा, अच्छे अच्छे एग्जाम में 12th से लेकर सारे एग्जाम में सब आएंगे, एक एक चीज आपको हम बता दी, टोटल चीज। तो आपका एक भी क्वेश्चन 12th में तो कभी नहीं छूटने जा रहा है, ये तो गारंटी दे लीजिए 12th में कभी। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन में मतलब रटिए मत, किसी चीज को रटने से अच्छा है कि उसको एक बार क्लियर करिए, और क्लियर भी करिए कैसे? एकदम बारीक से क्लियर करिए, क्योंकि आज उसको आप अधूरा छोड़ के अगर आगे निकल जाते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करिए, फिर रफ्तार बढ़ाइए, और जब आपका एक बार आदत बन जाएगा धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ने का, फिर आपका रफ्तार जब बढ़ेगा तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। और फिर एक समय ऐसा हो जाएगा कि आपको लास्ट एग्जाम का 1-2 मंथ जब बचता है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है। मीन्स आपका दिमाग जो इतना बढ़िया बन जाएगा कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो तरीके से चलेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग जरा इसमें देख लेते हैं क्या इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वाला केस बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सवाल यहाँ से। नाम है बच्चों टॉपिक का इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कब संतुलित रहेगा? अच्छा ये बताइए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, ध्यान देंगे, अगर एक डाइपोल को हम ऐसे रखें, ऐसे रखें तो थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। दोनों केस को ही कंपेयर करते हैं। तो ये बताइए बच्चों कि अगर ऐसा रखते तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो आपको पता है कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल पे कहीं भी रखें, कैसे भी करके रखें, उस पर टोटल फोर्स तो 0 काम करेगा, लेकिन उसका जो टॉर्क होता है वो सब जगह 0 नहीं होता है। उस पर सिर्फ ओनली क्या काम करता है? टॉर्क काम करता है। और टॉर्क जो होता है वो सब जगह 0 नहीं होगा। सिर्फ 2 ही पोजीशन ऐसा है जहां टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, याद रखिएगा। आपको बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो उसको किसी भी पोजीशन पर रखिए, उस पर टोटल फोर्स तो 0 लगेगा, क्योंकि हमेशा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, लेकिन टॉर्क उस पर काम करता है। अच्छा, टॉर्क काम अगर सिर्फ करता है तो वो भी टॉर्क 2 ऐसे पोजीशन है जहां पे वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन कौन सा? एक तो कौन सा? ये वाला पोजीशन, मतलब 0 डिग्री, क्योंकि टॉर्क जरा निकाल के देखिए। टॉ इक्वल टू, याद करिए कल हम बताए थे, टॉ इक्वल टू 180 डिग्री पर और 0 डिग्री पर क्या आ रहा था? टॉर्क 0 आ रहा था। इसका मतलब कि यहाँ पे एफ जो नेट है वो भी 0 और जो टॉ नेट है वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरा केस देखें, अगर ये केस देखें हम, ये प्लस और ये क्या? माइनस, डाइपोल मोमेंट ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे था वैसा ही। यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ बताइए कितना होगा? आपको पता है कि यहाँ भी फोर्स 0, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, और टॉ जो हो जाएगा नेट, तो वो कितना हो जाएगा? वो भी 0, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो वो भी कितना हो जाएगा? 0।
अब सवाल आगे आता है कि इस दोनों कंडीशन को देखिए आप अच्छे से, हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, लेकिन एक संतुलन ऐसा होगा जो स्टेबल होगा, लेकिन एक संतुलन ऐसा होगा जो अनस्टेबल होगा। अब इन दोनों में कौन स्टेबल होगा और कौन अनस्टेबल होगा, हम लोग जरा उस पर गौर करते हैं। अच्छा, जरा हम लोग इस पे देखते हैं। आपको ये भी पता चल चुका है कि इस कंडीशन पे रहेगा तो जो इसका एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा, वो कितना होगा, -PE। और इसमें जो इसका एनर्जी होगा, सॉरी, इसमें जो इसका एनर्जी मिनिमम, और इसमें जो इसका एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना, +E। अब ऐसे सोच के तो बता ही सकते हैं कि एनर्जी सबसे कम है मतलब स्टेबल है। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा तूफानी मचाइएगा, इसका ही मतलब होगा एनर्जी आपके पास क्या ज़्यादा है, मतलब आप अनस्टेबल हैं। क्लियर है? आप हैं इक्विलिब्रियम में, लेकिन इक्विलिब्रियम भी कैसा, अगर आपके पास एकदम एनर्जी सबसे कम है तो आप क्या हैं, स्टेबल है। जैसे कि आप देखते थे एटम में जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते थे, जो एटम से न्यूक्लियस से अटैच्ड रहते थे, उसके नज़दीक रहते थे, वो स्टेबल है। लेकिन जो दूर में रहते थे वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो जरा सा हम लोग यहाँ देखेंगे किसका स्टेबिलिटी। अगर हम लोग इसको अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग इसको अपनी जगह पर, जब ये स्टेबल था, ऐसे था 0 डिग्री पे, अगर इसको थोड़ा सा भी हम लोग क्या करें, इसको अगर थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ से रोटेट करते हैं, मतलब मूव करवाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, देखते क्या होता है। अगर जैसे भी डिस्प्लेस करिएगा तो आपको पता है फिर से टॉर्क लग जाएगा, और टॉर्क लग जाएगा तो फिर से वो ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि जब आप उसको ऊपर कर रहे हैं तो वो फिर नीचे आना चाह रहा है। अगर नीचे आना चाह रहा है इसका मतलब उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, मतलब फिर से उसको स्टोर करना चाह रहा है अपनी जगह पर। मतलब यहाँ पर एक क्या लग रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। अच्छा, अगर इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, मतलब आप इसको यहाँ से अनबैलेंस कर रहे हैं, कैसे छोड़िएगा, वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। मतलब कि टॉर्क लगा रहे हैं, एक क्या लग रहा है उसके ऊपर, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। इसका मतलब कि वो छोड़ देने के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इसी उसका मतलब ये इस पोजीशन से हिलना नहीं चाहता है, मतलब ये स्टेबल हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल, क्या, चूँकि रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क किसी पे लगे तो समझिए कि उसको स्टेबल रहना चाहता है, अपनी जगह पर आना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। कब, जब कोई डायपोल 0 डिग्री पे रहता हो तो वो किस कंडीशन पे, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अपनी जगह से थोड़ा सा भी रोटेट करिएगा, अच्छा इसका जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, जरा देखिएगा, ऐसे ऐसे, ये कितना हो गया आपका, इधर, ये इधर वापस क्या उसको घुमा के सीधा कर देगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इधर खींचेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, ऐसा। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ नेगेटिव होता है बच्चों और यहाँ पॉजिटिव होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये नेगेटिव को पहला केस था, देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको यहाँ वाला प्लेट इधर खींचेगा, इसको इधर वाला प्लेट इधर खींचेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और डायपोल मूवमेंट आपका ऐसे ही, तो वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहेगा। ठीक है, जब अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहेगा इसका मतलब वो स्टेबल रहना चाहता है। लेकिन जरा सेकंड केस देखिएगा, अगर इस पोजीशन को थोड़ा सा भी आप क्या करिएगा, डिस्प्लेस करिएगा, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे था आपका पॉजिटिव चार्ज, है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे है आपका नेगेटिव चार्ज, है नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये बताइए कि अगर ऐसा करिएगा तो फोर्स किधर लगेगा, यहाँ वाला जो है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट होता है वो उसको धकेलेगा, मतलब धकेलेगा तो ऐसे। अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वो धकेलेगा, मतलब ऐसे होगा। अगर ऐसा हुआ, आपका डायपोल मोमेंट कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब कि ऐसा डायपोल मोमेंट है आपका। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है, तो ये बताइए क्या इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। अगर आप ऐसे करके रखे हुए थे, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए कि ये अगर पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो अगर इसको जगह से भी अपने पोजीशन से धकेल करिएगा तो पॉजिटिव को इधर वाला प्लेट धकेल देगा और वो वापस अपनी जगह पर नहीं आना चाहेगा, वो घुमा देगा, उसको क्या करेगा, घुमा देगा। मतलब कि अगर हम लोग डायपोल को ऐसे उल्टा करके रखे हुए हैं, सपोज करिए पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे रखा हुआ है, तो जरा सा भी डिस्प्लेस करिएगा तो ये प्लस प्लस को धकेलेगा और माइनस तो इसको पूरा रोटेट करवा देगा, ना कि इसको छोड़ देने पर अपनी जगह पर आएगा। अपनी जगह पर नहीं आ सकता, ये रोटेट कर जाएगा। क्लियर है। उल्टा केस में, पहला केस में क्या था, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं बस वो अपनी जगह पर आ रहा है, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर बस वो अपनी जगह पर आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करिएगा तो वो वापस घूम के उधर हो जाएगा, ना कि अपनी जगह पर आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ,
कि यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा नहीं, नो रीस्टोरिंग फोर्स, नो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, यहाँ कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं काम करता, इसीलिए कह सकते हैं दिस इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? तो ये आपका समाप्त होता है बच्चों टोटल टॉपिक। इतना डिटेल से पढ़ना होता है टॉपिक को, बहुत डिटेल से, और ये बहुत डिटेल से आपको कहाँ मिल पाएगा, ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में मिल पाएगा, द एक्सीलेंट साइंस एकेडमी। वो भी किसके द्वारा? वो भी रोहित सर के द्वारा। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको बस इतना ही करना है कि इसको नोट्स में उतारना है, ये दोनों 3-3 मार्क्स का जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करना है, और जो केसेस बताएं वो 1 मार्क्स के लिए है। अब आपको एक डेमो दिखाते हैं कि 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, इससे आप किसी भी किताब से बना सकते हैं, बना के देखिएगा आपको बनेगा। आपको बता दें कि हाई लेवल वाली किताब से नहीं बनाना है, पहले नॉर्मल फिर हाई लेवल। ठीक है, पहले आप बनाएंगे एनसीईआरटी का नॉर्मल न्यूमेरिकल, फिर बनाएंगे जो हम पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, दिए थे, फिर से देंगे, उसका बनाना है। उसके बाद आपको जाना है किस पे? थोड़ा ऊपर वाले किताब पर। अगर आपके घर में कोई किताब है तो पहले उससे भी बना लीजिएगा, उसके बाद आप जाएंगे ऊपर। ठीक है, लास्ट में आपको अच्छी किताब से हम सॉल्व करवाएंगे, तब देखिएगा आप न्यूमेरिकल में मास्टर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल में मास्टर बन जाएंगे, अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस। और मास्टर बनना बस इसीलिए है ताकि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई एग्ज़ाम आप निकाल लें। ठीक है, चलिए अब माइंड को स्टेबल करके लेते हैं। अच्छा, एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था जरा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बच्चों हम लोग देख लेते हैं 2017 में जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है जैक बोर्ड में, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको कंसेप्ट सारा बता चुका है, आपको देख के बना सकते हैं। जब भी हम एक जो बोर्ड में लिखेंगे तो आप क्या करिएगा, उसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और ट्राई करने से पहले क्या करेंगे, पहले सोचेंगे उसके बारे में कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर आप पेन का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बिना पेन का ही बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना पी है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया ई। अच्छा, किस तरह रखा गया? अलॉन्ग का मतलब 0 डिग्री पर रखा गया। ठीक है, तो बताइए कि अगर उसको उस पोजीशन से 90 डिग्री पर लाते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है कितना पी और कितना कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आप देख लीजिए कॉस कितना 0 डिग्री, क्योंकि आप 0 डिग्री से लाए थे, वहाँ की जगह 90 डिग्री था, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 90 का वैल्यू होता है कितना आपका 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आप एक बार क्या हो गया, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 0 इसका आंसर। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 12th में। आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा आपको आगे जाना है तो क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल तो मस्ट सबको बनाना ही बनाना है। एनसीईआरटी किताब लोड करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मेरे पढ़ा देने के बाद आप एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन पेंसिल रख के रीड करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, एडिशनल वाले को छोड़ेंगे। उसके बाद आपको एक हम एक्स्ट्रा किताब को बना सकते हैं, नहीं तो अगर वो नहीं है तो फिर हम जो आपको न्यूमेरिकल का पीडीएफ भेजे हैं, काफ़ी क्वेश्चन 300 क्वेश्चन उसमें है, आप उसको सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता जो आपको छूटेगा, सब हो चुका होगा। जब इतना हो जाएगा आप देख लेंगे कि हाँ सर इतना बना लिए, हम उनको और दीजिए, तो आप किताब को रिकमेंड करेंगे, उस किताब को बना लीजिएगा। फिर नीट जेई का आपका बेस पूरा तैयार हो चुका होगा, बस आपको आगे सिर्फ निकालने के लिए आगे आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हो चुका होगा। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल में तो मास्टर हो चुके हैं, लेकिन इतना करना पड़ेगा। इतना करना मतलब मुझसे 500 क्वेश्चन बनाना होगा, तब जाकर आप मास्टरी कर पाइएगा न्यूमेरिकल्स। ऐसे एक दो न्यूमेरिकल बनाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। अच्छा, जो इतना हो जाने के बाद हम लोग अब आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा जाएगा उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस का प्रूफ पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ गॉस से कैसे बनता है सो पढ़ेंगे, तो उसका 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और फिर आगे फिर कुछ यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 6 काफ़ी बड़ा है। अगर कोई तेज़ी से पढ़ा दिया है और तेज़ी से आप पढ़ लिए हैं तो भैया यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पढ़ाएंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे। आपको अगर शॉर्टकट रास्ते अपनाने हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आपको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़िएगा तो आप सिर्फ पास नहीं, आप आगे भी कुछ कर पाइएगा बढ़िया से। एवरीथिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। एक्सीलेंट साइंस एकेडमी में आपको कभी भी कोई भी आपको क्या बोलते हैं वो
बेकार तरीके से कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। यह एक डिसिप्लिन के साथ चलता है, हर चीज़ को चलाएंगे डिसिप्लिन के साथ, और धैर्य आपको रखना पड़ेगा। जिस बच्चे में धैर्य नहीं है वो बच्चे धैर्य बनाइए, और नहीं बनता है तो फिर आगे प्रयास करिएगा, वो आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कब मिलते हैं, ठीक है।